हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित की जो प्रश्नावली 1.1 है वो शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 जो कि वास्तविक संख्या हमारी प्रश्नावली आपकी, और ये 4 नंबर की प्रश्नावली है पूरी। इसमें से 4 नंबर की क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं 1.1 प्रश्नावली के साथ में, और पूरा कोर्स आपका इसी प्रकार से निपटाया जाएगा, पूरा किया जाएगा। और आपका जो टारगेट है इस बार 100 अबाउट 100 मैथ्स में, वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके सामने पहली प्रश्नावली है 1.1 प्रश्नावली, और इस वीडियो में हम 1.1 की पूरी प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। इस प्रश्नावली को आप जो पूरे से अच्छे समझे, फिर इसका जो आप अपने जो सवाल हैं उनको आप कर सकेंगे। पीडीएफ वगैरह आपकी सारी चीज़ इसी में आपको मिल जाएगी। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं 1.1 प्रश्नावली को, और सभी सवालों को हम इसमें सोल्व करते हैं। तो 1.1 प्रश्नावली का जो पहला सवाल है उसमें आपके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रमेय 1.1 है वो आपको थोड़ी सी देख लेनी है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो बेसिक थ्योरम है उसको आपको फंडामेंटल थ्योरम देख लेनी है। फंडामेंटल थ्योरम यानी कि आपके आधारभूत प्रमेय ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या है, इसको आप जो एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये सभी जो गुणनखंड होंगे वो आपके यूनिक होंगे। उनके अलावा आपके और कोई नंबर उसमें देखने को नहीं मिलेंगे, वो एक यूनिक नंबर होंगे। जैसे 24 की बात करें, हम 24 के गुणनखंड करेंगे। अब कई सारे विद्यार्थियों की प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम आपको आगे थोड़ी देर में आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में भी आगे जानकारी देने वाले हैं डिटेल से। जिन बच्चों को गणित में बहुत ही बेसिक सी चीज़ें नहीं पता हैं, वो उनको भी अब सारी चीज़ सिखाएंगे, और डिटेल से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा भी हम आगे देखने वाले हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम ये गुणनखंड कैसे करेंगे, यूनिक का क्या मतलब है। तो यहाँ पर जैसे ये 24 के अभाज्य गुणनखंड है, 24 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का, और फिर 3 का भाग देंगे। तो 24 में 2 का 12 बार, 12 में 2 का 6 बार, 6 में 2 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार भाग चला जाएगा। तो ये जो नंबर आए हैं, ये 2, 2 और 3, ये यूनिक नंबर है। 24 के गुणनखंड में जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, 2 और 3 के अलावा और कोई सा भी नंबर आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं अद्वितीय क्रम। इनके अलावा ये जो है, ये 2 की घात, ये 3 कितनी बार, तो 3, ये 2 कितनी बार, तो 3 बार है, और 3 कितनी बार, तो 1 बार है। तो इसको घात के रूप में लिखा जाता है। तो 2 3 बार है तो 2 के ऊपर 3 लिख लिया, 3 1 बार तो 3 के ऊपर 1 लिख लिया। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें ये इसकी घातों का योगफल कितना है, ठीक है, तो आपके एक सवाल ये भी बन सकता है कि घातों का योगफल बताइए। तो घातों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। घातों का योगफल ज्ञात करने के लिए इसकी जो पावर है ऊपर ये घात है, इनका जोड़ करेंगे। तो घात कितनी है, 3 + 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके, टोटल 4 हो जाएगी। तो घातों का योगफल 4 आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि 24 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो उत्तर कितना आएगा आपके, ये 4 आ जाएगा। ये फिक्स संख्या है, आपको इनको याद रखना है। तो ये आपका एक अद्वितीय क्रम होता है। अब हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि जो हम प्राइम फैक्टर करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं, उनकी 2 ही टुकड़े होंगे। वो टुकड़े कौन कौन से होंगे, एक तो वो संख्या खुद होती हैं, स्वयं होती हैं, और एक होता है, दूसरा जो होता है वो 1 होता है। तो 2 ही संख्या का भाग उसमें जाता है, उसको अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरी परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं कि वह संख्या जिसमें स्वयं तथा 1 का ही भाग जाता हो, उसको अपन क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बस ये चीज़ आपको थोड़ी सी अलग से याद रखनी है इस प्रश्नावली में, आगे भी काम आएगी। खूब सारी आपके ये सारी चीज़ें आगे काम आने वाली हैं। फिर आपको अभाज्य संख्याओं के उदाहरण पूछे तो क्या क्या संख्या अभाज्य हैं, तो आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले अभाज्य संख्या आती है 2, ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है, ये सारी आपकी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आपको कम से कम 20 तक तो अभाज्य संख्या याद होनी ही चाहिए, है ना। 20 तक की अभाज्य संख्या, ये 10 संख्या होती है, सॉरी 8 संख्या होती है, याद कर लेना। फिर बाकी आगे 30 तक में 2 और जुड़ जाएंगी तो ये 10 हो जाएगी।
और आगे ये 2 और हो जाएगी 40 तक, तो ये 12 हो जाएगी, और फिर 50 तक ये 15 हो जाएगी। फिर आगे से बढ़ती जाएगी, ऐसे 100 तक की गिनती में आपके 15 ऐसी संख्या हैं जो खुद के पहाड़े में आती हैं। फिर 15 तो 50 तक हो जाएगी और 10 आगे, तो 25 ऐसी संख्या हैं जो खुद के पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। तो आपको थोड़ा सा ये इनके बारे में ज़रूर है जो देख लेना है, ताकि इनसे संबंधित आपके कोई प्रश्न आ जाए तो वो गलत ना हो। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से थोड़ा सा देख लेना है। अब हम इसमें आपका जो सवाल है वो हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 की यहाँ से आपकी शुरू हो रही है, उसको हम यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। तो पहली प्रश्नावली आपके सामने है ये 1.1 प्रश्नावली है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इनकी अभाज्य गुणनखंड करने, प्राइम फैक्टर करने, फिर इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो इसके लिए आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले बता दी कि इन्हीं संख्याओं का भाग देंगे और किसी का भाग हम इसमें नहीं देने वाले हैं। अभाज्य संख्या में अभाज्य का ही भाग देते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य का ही भाग देते हैं और किसी का भाग नहीं देते हैं। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो पहली प्रश्नावली का आपका पहला सवाल है और उसका भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 140 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, उसका प्रोडक्ट निकालना है, अभाज्य गुणनखंड का मल्टीप्लिकेशन के रूप में इनको लिखना है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं और पहला सवाल इसमें हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 140 को यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये लिख लेंगे यहाँ पे 140 और इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम लास्ट में 0 है तो 2 का भाग देंगे और भाग 2 का ही देना। सबसे पहले जब 2 का भाग नहीं जाए तो 3 का देना है। 2 का भाग देंगे तो 14 में 7 बार चला जाएगा और 0 में 0 बार। फिर भाग देंगे 2 का, तो 2 का भाग 70 में चला जाएगा 35 बार। 2 का भाग देना बहुत आसान है, किसी भी संख्या में 2 का भाग देना मतलब उसका आधा करना होता है। अब देखो उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, कैसे पता चला? तो 2 की भाजकता का नियम ये है कि इसका जो इकाई का अंक है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो हमारे देखो इसमें 0 था दोनों बार, तब हमने 2 का भाग दे दिया। अब हमारे लास्ट में जो इकाई का अंक देखने पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक नहीं है, तो फिर 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगला जो नंबर है उसको ट्राई करेंगे। अगला अभाज्य संख्या क्या आती है? 2 के बाद में 3 आती है। तो 3 की भाजकता का नियम ये है कि अंकों को जोड़ के देखो। जैसे 15 है, क्या 15 में 3 का भाग जाता है? बिना भाग दिए चेक करना है तो बिल्कुल चेक करते हैं। 15 में अंक हैं 1 और 5, इनको जोड़ करो कितना आएगा? 6 आएगा। तो क्या 6 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है 6 में 3 का भाग। तो 15 में भी फिर 3 का भाग चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि 3 की भाजकता का नियम आपको आता होगा, और नहीं आता होगा तो आपने ये सीख लिया है। तो 3 का भाग 15 में चला जाएगा तो हम इसमें सीधे ही भाग दे देंगे। क्या 35 में 3 का भाग जाएगा? तो 3 और 5 को जोड़ो कितना आता है? 8 आता है। क्या 8 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है। भाग तो जाता है लेकिन पूरा नहीं जाता है। भाग तो जाता है लेकिन पूरा नहीं जाता है। तो फिर 35 में भी 3 का भाग नहीं देंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे नेक्स्ट नंबर को ट्राई करेंगे। तो अभाज्य संख्या हमने क्या क्या देखी? 2 होती हैं, 3 होती हैं, फिर 5 होती हैं, 7 होती हैं, 11 होती हैं, ऐसे चलता रहता है। तो 2 के बाद में 3 को देखा, 3 के बाद में किसको देखेंगे? 5 को देखेंगे। तो 5 की भाजकता का नियम क्या है? तो 5 का नियम ये है, या तो लास्ट में 0 होगा या उसके लास्ट में 5 होगा। तो हमारे लास्ट में क्या है? 5 है, तो हम इसमें 5 का भाग दे देंगे। तो पहले इसमें 5 का भाग देंगे तो 35 में 5 का भाग 7 बार चला जाएगा। ये जो 7 है वो 7 खुद एक अभाज्य संख्या है। देखो 7 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए या पता होगा भी आपको ये चीज़ें कि अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या हो तो उसी का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। तो 7 है तो फिर इसमें 7 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो हम इसमें 7 में 7 का भाग देंगे जो कि एक बार जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इनको गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। तो हम ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम ये 140, तो हम क्या करेंगे? 140 के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 140 बराबर क्या क्या लिखेंगे? ये कितनी बार है? 2, 2, 5 और 7, ये लिख लेंगे। तो 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा जो क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस रूप में इनको लिखना है। सेकंड का सवाल और कर लेते हैं। सेकंड वाला सवाल मैं यहाँ करके बताता हूँ। सेकंड वाला सवाल है हमारे 156 वाला। तो 156 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 156 में सबसे पहले जो चेक करेंगे, क्या 2 का भाग जाएगा? लास्ट में अगर 6 हैं तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग दे दो। जब आपको भाग देना सीधा नहीं आता हो तो आप ऐसे 156 में 2 का भाग दे के चेक कर लो।
तो 7 बार जाएगा, 2 साती 14, फिर 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 6 उतरेगी तो 8 बार भाग चला जाएगा, 2 8 16 होते हैं। तो कितनी बार भाग गया? 7 8, यानी कि 78। क्या इसमें और भाग जाएगा? क्या इसमें और भाग जाएगा? तो फिर 2 और भाग दे देंगे, 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 7 में तो 3 बार, और 18 में जाएगा 9 बार। क्या इसमें और 2 का भाग जाएगा? अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 2 का भाग अब नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? 3 का देंगे। तो क्या 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल, मेरे को तो पता है इसमें कि जोड़ करके देख लिया मैंने, 9 और 3 12 हो रहे, तो 3 का भाग चला जाएगा। तो फिर हमने 3 का भाग 3 में 1 बार दिया और 9 में 3 बार दिया। क्या 13 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर आगे 13 एक अभाज्य संख्या, तो फिर इसमें 13 का ही भाग देना पड़ेगा। तो हमारा जो उत्तर है, फाइनल उत्तर, वो 2 2 3 13 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 156 को? तो 156 जो है इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। बस ये इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरे जो सवाल है वो करने हैं। सारे सवाल आपके इसी तरीके से होने वाले हैं। तो ये वाला जो 156 है वो आपको यहाँ इस प्रकार से लिख लेना है। देखो, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो आप अपनी क्लास के बाकी बच्चों को भी बताया करें, उनको भी फ़ायदा मिलेगा इसका। और ऐप के ऊपर जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसके बारे में भी अपनी क्लास के बाकी बच्चों को भी ज़रूर बताना। टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें, PDF वगैरह सारी चीज़ आपको उसी टेस्ट सीरीज़ में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये इसका ये वाला 3825। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तीसरा जो सवाल है वो आपका यहाँ हो जाएगा। तीसरा सवाल है 3825। सबसे पहले हम इसके इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 3825। तो 3825 में शुरुआत करेंगे 2 से। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर 3 का चेक करते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 3 + 8 + 2 + 5, इन सबको जोड़ो तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। इसकी जोड़ 18 आ रही है। इनको आपस में जोड़ा तो 18 आ रहा है। क्या 18 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। इसका मतलब ये 3825 में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग देंगे तो आप इसको साइड में करके देख लेना। जैसे 3825, इसमें 3 का भाग दे देना। 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, फिर ऊपर से उतरेंगे 8, 8 में 3 का भाग 2 बार जाएगा, बचेंगे 2, ऊपर से उतरेंगे 2 22 हो जाएंगे, फिर 7 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर से उतरेंगे 5 15 हो जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। यानी कि 3 का भाग 3825 में कितनी बार जाएगा? 1275 बार जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 1275। क्या और 3 का भाग जाएगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो नंबर है इनकी जोड़ कर लेंगे। तो 1275 की जोड़ कर लो, 1 + 2 + 7 + 5। ठीक है, तो 7 5 12, 1 13 और 2 15, वापस 15 हो रहे हैं जोड़ करने पे। इसका मतलब इसमें 3 का भाग और चला जाएगा। तो 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12। ठीक है, 4 बार में निपट गए 12, ऊपर से उतरेंगे 7, 2 बार में 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 425 आ जाएगा। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 425 बार जाएगा। क्या और 3 का भाग जाएगा इसमें? तो अब इसकी जोड़ करके देखना पड़ेगा। 425 की जोड़ करके देखो बार बार आपको लिखना नहीं है, मैं तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप अंगुलियों पे भी जोड़ करके देख सकते हो। 4 2 6, 6 और 5 11। क्या 11 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है, तो फिर 3 का भाग देना ही नहीं है। अगला नंबर ट्राई करो। अगली अभाज्य संख्या क्या है? 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5। तो 5 को ट्राई करो। 3 को कर लिया तो 5 को ट्राई करो। तो 5 के लिए क्या याद करना? लास्ट में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। तो इसके लास्ट में देखो 5, इसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो या तो आप इसमें सीधा ही दे देना, या फिर आप साइड में भाग दे के जो आंसर है उसको नीचे लिख लेना। तो 5 का भाग 4 में तो नहीं जाएगा, 42 में देंगे। 42 में 8 बार जाएगा, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, 25 हो जाएगा। 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा। क्या 85 में और 5 का भाग जाएगा? बिल्कुल 5 का भाग चला जाएगा। 85 में 5 का भाग चला जाएगा। 8 में जाएगा 1 बार। ठीक है, बचेंगे 3, 35 हो जाएंगे, तो 17 हो जाएगा। 7 5 35। तो इसमें 85 में 5 का भाग 17 बार गया।
क्या 17 में और किसका भाग जाएगा? तो आपको पता होगा कि 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 एक अभाज्य संख्या है। जब 17 अभाज्य संख्या है तो इसमें 17 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो हम फिर इसमें 17 का ही भाग दे देंगे। तो इसमें 17 का भाग देंगे जो कि 17 का 17 में एक बार जाएगा। तो ये हमने कर लिया इसके गुणनखंड। अब इसको लिख लेंगे। ये जो हमने गुणनखंड निकाले इन सभी को यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3825, इसमें किन किन को लिखना है? 3 3 5 5 और 17। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये आपको इस प्रकार से लिखना है। सेकंड वाला सवाल किया, वैसे हमने थर्ड वाला भी कर लिया। सारे सवाल एक जैसे ही है, आपको इनको इसी प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 5005 वाला चौथा क्वेश्चन है। तो अगला जो सवाल करेंगे, चौथा क्वेश्चन करेंगे 5005 वाला। तो 5005 लिख लेने के बाद में फिर आपको इसी प्रकार से इसको लिखना है। तो 5005 में सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में लिख लो। यहाँ लिख लेंगे 5005। ये लिखा 5005। सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसमें 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 3 का भाग नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि 5 और 5 10 हो रहे हैं। 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 का भाग दे दो। 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 5 में कितने बार चला जाएगा? ये एक बार चला जाएगा। फिर 2 0 वैसे वैसे आ जाएंगे और 5 में 5 का एक बार चला जाएगा। तो 5005 में 5 का भाग 1000 एक बार गया। अब किसका भाग जाएगा? तो अब इसमें जो 5 का भाग नहीं जाएगा। 5 के बाद में अगला जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? 5 के बाद में आता है 7। तो 7 को तो चेक करना पड़ेगा। 1001 में 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचेंगे 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 2 बचेंगे 21 हो जाएगा। 7 तिया 21, मतलब 143 आ गए। तो 7 का भाग इसमें चला जाएगा 143 बार। क्या वापस 7 का भाग जाएगा? तो वापस 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 14 में तो चला जाएगा 7 का, लेकिन 3 में नहीं जाएगा। तो अगली संख्या हमारे पास में है 11। तो फिर 11 का भाग देके देखो, तो 11 का भाग चला जाएगा। 11 एकम 11, बचेंगे 3, 33 हो जाएगा। 11 तिया 33। फिर हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। 13 बचेंगे। 13 में 13 का ही भाग जाएगा क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें इसका जो गुणनखंड है वो लिख लेना है। ये लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5005। 5005 को लिखेंगे 5 7 11 13। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और यही इसके फाइनल आंसर भी है। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि 5005 वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। लास्ट बचा हुआ सवाल है, इसको भी कर ही लेते हैं। 7429। तो लास्ट वाला सवाल है उसको भी कर लेते हैं। 5वां सवाल है ये 7429 वाला। तो आइए इसको भी हम देख ही लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें वही लाइन खींचनी है आपको। लाइन खींचने के बाद में लिखना पड़ेगा आपको 7429। यहाँ कर लेते इसको 7429। तो यहाँ लिखा मैंने 7429। क्या 7429 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का भी इसमें नहीं जाएगा। इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। आप भाग देख के देख लेना। 3 5 2 3 5 7 11 13, यहाँ तक किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब भाग दे के देख लेना, भाग इसमें नहीं जाएगा। सीधा भाग जाएगा इसमें 17 का। ठीक है, तो 17 का भाग इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, 17 का भाग देंगे इसमें। तो 7429 में भाग देंगे 17 का। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौक 68 और 17 पंजे 85। 85 तो ज़्यादा हो रहे, 4 बार दे दो। 17 चौके 68, कितने बचेंगे? 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ऊपर से उतरेंगे 2, 62 हो जाएंगे। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितना बचेगा? 11 बचेगा। ऊपर से उतरेंगे 9, तो 17 7 119, 437 बार भाग इसमें चला जाएगा। तो
तो 17 का भाग कितनी बार गया, 437 बार। क्या और 17 का भाग जाएगा, इसमें और 17 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 17 के बाद में 19 का भाग देंगे। तो 437 में भाग देंगे 19 का, किसका भाग देंगे, 19 का भाग देंगे। तो 19 का भाग देंगे तो इसमें 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा, 19 दूनी 38। फिर बचेंगे 5 और 57 हो जाएंगे। 19 का भाग जो 57 में देंगे तो आपके 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, 23 हो जाएंगे। अब 23 में वापस भाग 23 का ही जाएगा। तो 23 में 23 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 23 में 23 का भाग 1 बार जाएगा। तो ये सारी चीज़ हम वापस यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7429 बराबर क्या क्या लिखेंगे, 17, 19 और 23। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिख लेनी है। तो ये आपका जो सवाल नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। आपको सारे जो आंसर है वो इसी प्रकार से आपको लिखने हैं और सभी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी प्रकार से हाईलाइट कर लेनी है और ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि पहला सवाल तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम आपका जो सवाल नंबर आगे हैं 2, 3, 4, 5 उनको हम इसमें सोल्व करते हैं। उसमें आपको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ सीखना है। तो एलसीएम एचसीएफ वैसे छोटी कक्षा में आपने सीखा है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से इसमें हम सीखने वाले हैं। इसमें अभी तक हमने काम किया, इसको पावर के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे और फिर इसका जो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी पढ़ लेते हैं और आगे के सवाल हम इसके द्वारा करते हैं। एलसीएम मतलब लसप यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होता है। लघुत्तम का परिभाषा ये है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है लघुत्तम कहलाती हैं। अर्थात एक छोटा से छोटा नंबर लेना है जिसमें जो भी नंबर दे रखे उसका भाग पूरा पूरा जाता है। उदाहरण के लिए हम 12 और 15 का लेते हैं। 12 और 15 दो संख्या हैं। अब 12 और 15 के लिए छोटे से छोटी संख्या क्या होगी, जिसमें 12 का भी भाग चला जाए और 15 का भी भाग चला जाए। यानी कि ऐसी क्या संख्या है जो 12 के पहाड़ में भी आती हैं, जो 15 के पहाड़ में भी आती हैं। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें एलसीएम इसमें निकालना पड़ता है। तो इसमें ऐसी क्या नंबर है जो 12 के पहाड़ में भी आते हैं और 15 के पहाड़ में भी आते हैं। तो दोनों का पहाड़ा आप देख लेना, इसमें एक नंबर आएगा जो दोनों में कॉमन है, वो क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो फिर इसका जो एलसीएम कितना आ जाएगा, वो 60 आ जाएगा। तो परिभाषा के अनुसार वह 60 सबसे छोटी संख्या है, जो 60 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12 का भाग भी जाता है, जिसमें 15 का भाग भी जाता है। तो 12 और 15 का जो सबसे छोटा नंबर है एलसीएम की दृष्टि से वो 60 है। अब 60 में 12 का भाग भी चला जाएगा और 60 में 15 का भाग भी चला जाएगा। 60 से छोटा और कोई नंबर नहीं बता सकते हो जिसमें दोनों का भाग चला जाए। आप 30 लेके देख लेना, 15 का चला जाएगा, 12 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आप इसमें 45 लेके देख लेना, 15 का भाग चला जाएगा, 12 का भाग नहीं जाएगा। तो ये 60 सबसे छोटे नंबर है 12 और 15 के लिए, जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है। इसी प्रकार से आप एचसीएफ की परिभाषा भी देख लें। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जिसका भाग जो संख्या दे रखी है उसमें पूरा पूरा जाता है। इसमें तो 12 और 15 का भाग जो एलसीएम आएगा उसमें जाएगा पूरा पूरा, इसमें उल्टा है। हम 12 और 15 के लिए एक ऐसा नंबर बताना है बड़ा से बड़ा जिसका भाग इसमें दोनों में भाग चला जाए, यानी कि 3 का भाग, ये शेप जो होगा 12 और 15 का वो 3 आएगा। ठीक है, अब 3 का भाग इसमें चला जाएगा दोनों में, और 3 वो सबसे बड़ा नंबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए 3 लिख लेंगे इसमें। तो यहाँ पर 12 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का भाग 12 में भी चला जाएगा और 3 का भाग 15 में भी चला जाएगा। अब 3 से और कोई बड़ा नंबर नहीं है। अब 6 को लेके देख लेना, 6 का भाग इसमें चला जाएगा 12 में, लेकिन 15 में नहीं जाएगा। अब 5 लेके देख लेना, 5 का भाग 15 में चला जाएगा लेकिन 12 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो 3 सबसे बड़ा नंबर है जिसका भाग 12 में भी जाता है, जिसका भाग 15 में भी जाता है। तो ये परिभाषा तो होगी आपकी छोटी क्लास वाली। ठीक है, अब आपको एलसीएम ऐसे समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम इसमें छोटी क्लासों में आपने जो अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से एलसीएम एचसीएफ निकाले होंगे, लेकिन आपके जो उसमें प्रश्नावली में दे रखा है
वो गुणनफल के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है, फिर इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का पहले गुणनखंड निकालेंगे, उसको घात के रूप में लिखेंगे, और घात के रूप में लिखने के बाद में जो सबसे बड़ी घात होगी उनको लिख लेंगे। ठीक है, संख्याओं का जो बड़ी बड़ी घातें होंगी उनको लिख लेंगे और उनका गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ में क्या करना पड़ेगा, पहले संख्याओं का गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन गुणनखंड होगा, उसमें सबसे छोटी घात ले लेंगे और वह हमारा आंसर आ जाएगा। उदाहरण के लिए एक सवाल करते हैं, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 आपका इसी पर आधारित है, समझ में आ जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करना, एचसीएफ के लिए क्या करना, उस उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एचसीएफ के लिए दोनों का गुणनखंड करेंगे और कॉमन होगा उसकी जो छोटी घात होगी उसको ले लेंगे, और एलसीएम के लिए जो कॉमन होगा उसकी बड़ी घात लेंगे और जो बचा हुआ होगा, जो कॉमन नहीं होगा, उसको भी गुणा करके लिख लेंगे। उदाहरण के लिए उदाहरण नंबर 20 दूसरा उदाहरण है अपने कि संख्या 6 और आपको 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो 6 के गुणनखंड क्या हुए, 6 के गुणनखंड हो गए, एक तो 2 और एक हो गया हमारा 3। बस 2 ही संख्या हैं, 6 और 2 और 3। इसी प्रकार से 20 के भी कर लेंगे, 20 के भी गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले भाग देंगे 2 का, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 का भाग 10 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार चला जाएगा। तो 20 को क्या लिखेंगे, तो 20 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। इसमें 2 कितनी बार आया, इसमें 2 बार आया और 5 1 बार आया। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि 2 की घात 2 और 5 की घात 1। ये इसको घात के रूप में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो एचसीएफ है 6 और 20 का, वो निकालने के लिए इन दोनों को लिखेंगे। पहले इनको वापस लिख लेते हैं, फिर इनका एलसीएम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। 6 को लिखेंगे 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1, और 20 को क्या लिखेंगे, 20 को लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। ये लिख लिया। अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालेंगे 6 और 20 का, तो यहाँ लिख लेंगे कोष्ठक में 6 और 20 बराबर। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन है दोनों में उसमें छोटी घात। अब इसमें कॉमन कौन है, 2 कॉमन है। अब 2 की घात 1 है और 2 की घात 2 है, तो इसमें छोटा कौन हुआ, तो इसमें छोटी घात जो है वो 2 की घात 1 है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 की घात 1 यानी कि 2 आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के लिए वही 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी घात लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 2 हैं, 2 की बड़ी घात कितनी है, 2 की बड़ी घात 2 है, तो 2 की घात 2 लेंगे। अब जो बचा हुआ है, जैसे 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है, इनको भी हम गुणा करके लिख लेंगे। तो 2 की घात 2 का मतलब कितना हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 5, इन तीनों को गुणा करेंगे, 4 से 12 और 12 पंजे 60। तो 6 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना आया, 60 आया, और एचसीएफ कितना आया, 2 आया। तो इसको यहाँ पे लास्ट में लिख लेना। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में यहाँ पे लिख लेंगे कि इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आया, वो 2 आया, और इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम इसका 60 आया। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है, सवालों को सोल्व करना है। तो ये हमने उत्तर निकाला। अब आप चाहे तो इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जैसा हमने ये वाला उत्तर निकाला, इसी प्रकार से इसके उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। ये एक संख्या है ए, ये दूसरी संख्या है बी, ये इनका एलसीएम आया, इसमें एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया 60। इन दोनों को गुणा करके देखना और इन दोनों को गुणा करके देखना, इसके आंसर इसमें बराबर आते हैं। और आगे का जो हमारा सवाल है, दूसरा सवाल, उसमें आपको यही काम करना है। जो आंसर आएंगे उसकी वापस जांच भी करनी कि उत्तर सही है या फिर गलत है, उनको यहाँ पे जांच करनी है। तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फिर दूसरे सवाल को हल करते हैं।
तो उत्तर की जांच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें उत्तर की जांच के लिए ये आपको किन्हीं दो संख्याओं का, ये ए और बी दो संख्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, इनका एचसीएफ, इन दोनों ए और बी का, ये दो संख्या ए और बी, इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम का जो गुणा करेंगे वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अलग से याद रख लेना है। दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये आपको अलग से याद रखना है, काम आएगा आगे पूरी प्रश्नावली में। एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको लिख लेना है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये वाला फॉर्मूला उत्तर की जांच करने में काम आता है। आप चाहे तो 6 और 20 का जो एलसीएम एचसीएफ है उसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो संख्या जिससे हमारे पास में ए बराबर तो है 6 और बी बराबर हमारे पास में 20 है, इनका एचसीएफ 2 है, इनका एलसीएम 60 है। आपको कहे कि उत्तर की जांच करो, तो इन दोनों में हम मान लिखेंगे और इसके उत्तर की जांच करेंगे। ए का मान कितना है, 6 है, बी का मान कितना है, 20 है, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 60, एचसीएफ कितना है, 2 है। इन दोनों का गुणा करो 6 को 20 से, तो 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करूँगा 60 को, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। ये एलएचएस बराबर आरएचएस है, मतलब हमारा उत्तर सही है। तो ये आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। फिर हम इसमें आपके उदाहरण नंबर 3 है उसको सोल्व करते हैं। उदाहरण 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से तो ये ज्ञात करना है, फिर आप उस फॉर्मूले की सहायता से इसका एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। तो वही आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा 96 का। तो 96 के करते हैं यहाँ पे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 96 में सबसे पहले भाग देंगे 2 का, तो 2 का भाग चला जाएगा इसमें 4 और 8 बार, ठीक है, 48 बार भाग चला जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग जाएगा 24 बार, 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। फिर हम भाग देंगे इसमें, गुणनखंड करेंगे 404 के, 404, 404 में 2 का भाग देंगे, 202 बार जाएगा, 202 में 2 का भाग देंगे, वो 101 101 बार आएगा। फिर भाग देंगे इसमें 101 का 101 में, तो वो 1 बार जाएगा। 101 का भाग क्यों दिया, तो क्योंकि 101 एक अभाज्य संख्या है, तो 101 का इसमें भाग जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ये सारी संख्याएं लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पे लिखना है 96 को। तो 96 को आप क्या लिखेंगे, तो 96 को लिखेंगे यहाँ पे 2 कितने बार आया, 2 आया 5 बार, तो 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1, और 404 को क्या लिखेंगे, 404 को 2 की घात 2 इंटू 101 की घात 1। क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख लेनी है, 96 को आप लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 2 और गुणा में 3। इसी प्रकार से 404 को लिखेंगे 2 गुणा 2 और गुणा में 101। ये लिखने के बाद में आपको फिर इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए आपको यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन है उसकी छोटी घात देखते हैं। एचसीएफ का मतलब ये है कि इन दोनों में जो कॉमन है उसकी छोटी घात। तो कॉमन क्या है, इसमें 2 है, तो 2 की छोटी घात कितनी हो गई, एक तो 5 है, एक 2 है। तो 2 की घात 5 छोटे हैं, फिर 2 की घात 2 छोटी है, तो घात छोटी कौन सी हुई, 2 की घात 2 छोटी हो जाएगी। तो 2 की घात 2 इसका उत्तर आ जाएगा। 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर 4 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। आप चाहे तो इसका एलसीएम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, और बाकी आप वो दोनों गुणनफल वाले से भी कर सकते हो। मैं इसको सीधा इसी से निकाल के बता रहा हूँ। तो एलसीएम भी आप निकाल लेंगे इसमें। तो एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसकी बड़ी घात लेते हैं। एलसीएम में बड़ी घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात 5 है, बड़ी हो जाएगी। फिर क्या बचेगा इसमें 3 और 101, उसको वैसे ही लिख लेंगे। ये लिखने के बाद में देखो, ये 2 की घात 5 और 3, ये क्या है, ये आपका 96 है। क्या है, ये 96 है। तो इसकी जगह तो आ जाएगा 96, क्योंकि ये 2 की घात 5 32 होगा, और 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा। इंटू आएगा आपका 101। अब 101 में भाग देंगे 96 का, सॉरी गुणा करेंगे, तो ये 96 इसके आंसर आ जाएंगे। तो ये फाइनल इसका उत्तर आपके बचेगा। तो एलसीएम कितना आया, 96 और एचसीएफ कितना है इसका, 4 इसका एचसीएफ है।
इस प्रकार से आपको इसका आंसर है वो निकाल लेना है। तो ये तीसरा उदाहरण है वो भी आपके समाप्त होता है। तो चलिए उदाहरण नंबर 4 को भी देख ही लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 आपके सामने है ये कि संख्याओं 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले 6 के टुकड़े करने पड़ेंगे। 6 में 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 6 में 2 का भाग 3 बार चला जाएगा, 3 में 3 का 1 बार। इसी प्रकार से 72 के करेंगे 72 के, तो 72 में 2 का भाग 36 बार चला जाएगा, 36 में 2 का भाग 18 बार चला जाएगा, 18 में 2 का भाग 9 बार जाएगा और 9 में 3 का 3 बार जाएगा और 3 में 3 का 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से 120 का भी कर लेंगे। 120, 2 का भाग 60 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 30 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 15 बार जाएगा, फिर 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देंगे 5 बार, फिर 5 में 5 का 1 बार। तो ये सारी संख्याएं आपको यहाँ पे लिख लेनी है। ये जैसे यहाँ पे 6 को क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 × 3, तो 6 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 को लिख लेंगे, 6 को लिख लेंगे यहाँ पे 2 × 3। 2 कितनी बार, 1 बार है, 3 1 बार है। इसी प्रकार से 72 को क्या लिखेंगे, 72 को लिखेंगे, देखो 2 कितनी बार, 3 बार है और 3 2 बार है, तो 2 तो लिखेंगे 3 बार, ऊपर 3 और 3 के ऊपर लिखेंगे 2। और क्या है, तो 120 है। 120 में क्या क्या है, 120 में 3 बार तो 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार 5 है, तो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1 और 3 तो बच गए, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ये सारा लिखने के बाद में फिर आपको निकालना है इसका एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में देखेंगे कॉमन कौन है, तो क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है। ठीक है, ये 2 कॉमन है, तो ये 2 लिखेंगे पहले, और 2 की घात सबसे कम होनी चाहिए। एचसीएफ में सबसे छोटी घात लिखते थे, 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, सबसे छोटा कौन है, 2 की घात 1 सबसे छोटा है। इंटू में, इंटू क्यों लगाया, क्योंकि अभी भी और भी कॉमन है इसमें। और क्या कॉमन है, तो और देख लेते हैं, ये 3 कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। तो 3 की घात सबसे छोटी कितनी है, तो 3 की घात 1 छोटी है, तो 3 की घात 1 इसमें सबसे छोटी है। इन दोनों को मान ज्ञात करेंगे, तो 2 की घात 1 2 और 2 की घात 3 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आया, 6 आया। इसी प्रकार से इसका एलसीएम भी ज्ञात कर लो। एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी घात लिखते हैं। एचसीएफ में केवल कॉमन लिखते हैं और एलसीएम में जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू और क्या बचा हुआ है, ये तो कॉमन हो गए दोनों, तो अब जो बचा हुआ है वो 5 बचा हुआ है, तो 5 की घात 1 भी आ जाएगा। तो लिख लेते हैं इनको गुणा करके यहाँ पे। 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है और 5 लिखेंगे गुणा में। 8 9 में 72 इंटू 5, 72 को 5 से गुणा कर लो, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 7 दूनी 7 तो 5 35 और 1 36, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर कितना आएगा इसका, 360 आएगा। एलसीएम बराबर 360 है और इसका एचसीएफ बराबर कितना आया, 6 आया। तो बस ये इसका फाइनल आंसर है, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अच्छा, 3 संख्या जब हो तो उनके उत्तर की जांच आपको नहीं करनी, जैसे 6, 72, 120 इनको गुणा करके आप चेक करोगे तो फिर आपके इसके एलसीएम एचसीएफ के उत्तर गुणा करने पर नहीं मिलेंगे। तो वो केवल 2 संख्याओं का ही गुणनफल करने पर आपको नंबर मिलेंगे। तो ये था आपके उदाहरण नंबर 4। तो अब हम इसमें सवाल नंबर 2 करते हैं। 1.1 प्रश्नावली का ये दूसरा सवाल है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनकी जांच भी कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इन दोनों का गुणा इन दोनों के एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। पहले हम इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे और इसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है 26 और दूसरा क्या है 26 और 91 91 का। यहाँ पर हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 में 2 का भाग देंगे जो कि 1 3 13 बार जाएगा, फिर 13 में
13 का भाग जाएगा एक बार। और यहाँ पर 91 में भाग देंगे, किसका भाग देंगे 91 में, इसमें भाग देंगे, देखो 13 7 91 होता है, तो 7 का भाग जाएगा 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 का भाग 13 बार जाएगा। 13 में 13 का भाग एक बार जाएगा। तो यहाँ पर दोनों संख्या हमने देख ली है, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों संख्या है वो इस प्रकार से हमने देख ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। 26 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13, 91 को लिखेंगे 7 इंटू 13। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 26 को क्या लिखोगे, 26 को लिख लेंगे यहाँ पे 26 बराबर 2 इंटू 13, और 91 को लिखेंगे 7 इंटू 13। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इन दोनों का एक तो एचसीएफ ज्ञात करना है, एक इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है उसकी छोटी घात। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 13, 13 की घात 1, 13 की घात 1, ठीक है। और 2 की घात 1 और 7 की घात 1, तो और तो कोई मिल नहीं रहा है, 13 ही मिल रहा है इसमें, तो 13 की घात 1 लिख लेंगे, क्योंकि 13 इसमें सबसे छोटा है, इसकी घात सबसे छोटी 1 ही है इसमें। तो 13 की घात 1 यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या होता है, तो एलसीएम के लिए इसमें जो कॉमन है उसकी तो घात छोटी लिखते हैं। 13 है तो 13 लिख लेंगे, घात सेम है 1 ही लिख लेंगे। 13 की घात 1 इंटू 2 की घात 1 इंटू 7 की घात 1, इन सबको गुणा कर देंगे। तो 13 दूनी 26 इंटू 7। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 26 को और 7 को गुणा कर देना है। 26 और 7 को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, इसका 182 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, 7 7 संग 42 और 7 दूनी 14 और 4 18 हो जाएगा 182। अब हम क्या करेंगे, अब हम जांच करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तर की जांच करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल या गुणा, एक ही चीज़ है, गुणनफल, और बराबर में आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसके बराबर में क्या आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इसके बराबर में आ जाएगा। दो संख्या क्या क्या है, एक संख्या तो 26 है, एक संख्या 26 है, दूसरी 91 है। बराबर में एलसीएम कितना आया 182 182 इंटू एचसीएफ कितना आया 13 आया। यहाँ पर 26 और 91 को गुणा करोगे तो इसका उत्तर उतना ही आना चाहिए जितना कि इधर 182 और 13 को गुणा करते हैं। तो आप गुणा करके देख लेना, इसका जो उत्तर आएंगे गुणा करने के बाद में वो 23 66 आएगा। 23 66 इधर भी आएगा और 23 66 इधर भी आएगा। अगर दोनों तरफ उत्तर सेम आ रहे हैं तब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आप गुणा करके भी देख लेना, मैंने गुणा करके दोनों देखे, इसका उत्तर दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS बराबर RHS यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो हो जाएगा इसका LHS और ये हो जाएगा इसका RHS, मतलब हैंस प्रूव, दोनों बराबर है। LHS बराबर RHS, तो हम इसको लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हुआ आपका सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल क्या है इसमें आपके 510 और 92। सेकंड नंबर जो सवाल है वो हम कर लेंगे इसमें। सेकंड नंबर वाला सवाल है 510 और 92 92। अब इसके वापस वही तरीका है, इन दोनों के गुणनखंड करो फिर इसको गुणा के रूप में लिखो, ठीक है। तो 510 में भाग देंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 510 के। तो 510 में 2 का भाग चला जाएगा, 510 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 10 एक बचेगा 11 हो जाएगा। तो वापस वही 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। क्या वापस 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब हम किसका भाग देंगे, 3 का देंगे, क्योंकि 5 और 5 10 और 2 12 हो रहे, तो 3 का भाग दे दो। 3 8 24 15, 3 5 15। क्या और किसी का भाग इसमें जाएगा, तो बिल्कुल इसमें 3 का भाग तो नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा। 5 का भाग एक साथ 17 बार जाएगा, फिर 17 में 17 का एक बार चला जाएगा।
इसी प्रकार से 92 का करेंगे। 92 में क्या किसका भाग देंगे, 2 का, जो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, सॉरी 2 चौके 8, तो 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, 12 में भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, तो 23 बार। 23 में 23 के जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो 510 को क्या क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। 510 में 2 3 5 17 आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी प्रकार से 92 को भी लिख लेंगे। 92 में आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, या फिर सीधे ही लिख लेते हैं इसको, 2 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 23 की घात 1। ठीक है, घात 1 को लिखा नहीं जाता है, वैसे वो घात 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका HCF ज्ञात करेंगे। HCF में दोनों में जो कॉमन है उसकी छोटी घात लेंगे। कॉमन कौन है, 2 है, तो 2 की घात 1, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका LCM भी ज्ञात कर लेंगे, और तो कोई कॉमन है नहीं इसमें, तो LCM में जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी घात लिखेंगे। 2 की घात 2 बड़ा है, तो 2 की घात 2 इंटू 5, 3 बचे हुए, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सबको गुणा करेंगे और इसका जो आंसर है वो निकाल लेंगे। तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 ते 12, 12 पंजे 60, फिर 60 को गुणा करेंगे 17 से, 17 जो भी आंसर आएगा उसको 23 से गुणा करेंगे। तो ये जो सभी आंसर आएगा वो 23,460 आएगा। इन सभी को गुणा करेंगे तो 23,460 उत्तर आएगा। तो इसका LCM कितना आया, 23,460 आया। अब हम करेंगे इसमें उत्तर की जांच। तो यहाँ लिख लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में हम क्या करेंगे, A इंटू बी करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे और इनका LCM HCF को गुणा करेंगे। तो A इंटू बी बराबर क्या करेंगे, LCM इंटू HCF। आप सीधा ही यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। A का मान कितना है, 510 है, और B का मान कितना है, 92 है। LCM कितना आया, तो 23,460 आया। HCF कितना है, तो HCF केवल 2 आया। इन दोनों को गुणा करके देखेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर उत्तर आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इधर हम गुणा करेंगे 92 को 510 से, तो 46,920 उत्तर आएंगे, 46,920 उत्तर आएगा। और 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 46,920 ही उत्तर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि LCM LHS बराबर RHS, वो लिखेंगे LHS बराबर RHS, और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो हैंस प्रूव हो जाता है, HP हैंस प्रूव्ड, इतनी सिद्ध हुआ कि दोनों उत्तर आपके बिल्कुल सही है, बराबर हैं। एक सवाल इसका और बचा हुआ है, उसको भी हम कर लेते हैं। तीसरा सवाल है इसका 336 और 54। ठीक है, 336 54, इनको दोनों को, तीसरे सवाल को भी कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 336 व 54 54। इसका LCM HCF दोनों निकालना है, तो पहले चीज़ के गुणनखंड करेंगे। 336 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग जाएगा इसमें 1 बार, 13 में 6 बार, और 16 में जाएगा 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 8 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 2 42 बार, फिर 2 का भाग 21 बार, फिर 3 का 7 बार, फिर 7 में 7 का 1 बार। इसी प्रकार से 54 में भाग देंगे 2 का भाग 54 में देंगे, तो 2 दूनी 4, 14 में 7 बार, फिर 27 में 3 का देंगे 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। ये सारा लिखने के बाद में हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे। तो 336 को लिखेंगे यहाँ पे 336, इसको क्या लिखेंगे, ये 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 4 बार तो 2 है, तो 2 की घात 4 हो जाएगा। 3 1 बार है, तो 3 की घात 1 हो जाएगा, और 7 1 बार तो 7 की घात 1 हो जाएगा। 54, इसमें क्या क्या आया, 1 बार तो आया 2, और 3 बार आया 3, वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसकी घात थोड़ी सी छोटी लगानी है और इसका आधार थोड़ा सा बड़ा लिखना है ताकि समझ में आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें HCF निकाल लेंगे। तो HCF के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है
उसकी छोटी घात देखते हैं। कॉमन कौन है, 2 है और 3 है, तो 2 की घात छोटी क्या हुई, 2 की घात 1 और 2 की घात 4, छोटा हुआ 2 की घात 1। और 3 में छोटा कौन है, तो 3 की घात 1 और 3 की घात 3, तो 3 की घात 1 छोटा हुआ। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 2 और ये 3 है, 2 तिया 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है और 3 की घात 1 का मतलब भी 3 ही होता है, तो 2 तिया 6 सीधा ही उत्तर आ जाएगा। एलसीएम भी निकाल लेते हैं साथ के साथ में। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी घात, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 की बड़ी घात 4 है, और क्या कॉमन है, 3 है, तो 3 की बड़ी घात 3 है, और जो बचा हुआ उसको भी लिख लेंगे। बच्चे कुछ सारे एलसीएम में आते हैं, तो 7 की घात 1 आ जाएगा। अब तो कोई नहीं बच रहा है, सबको गुणा करके लिख लो। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 तिया 9 तिया 27 इंटू 7, तो 16, 27 और 7 इन सबको गुणा करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रही है वो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 16 को 7 से, तो 7 छंग 42 हासिल के 4, 7 और 4 11, 112 इंटू 27। 112 को 27 से गुणा करेंगे तो 3024 उत्तर आएगा, 3024। तो हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 6, एचसीएफ कितना आया 6, और एलसीएम कितना आया 24, तो एलसीएम का मान 3024 हो जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच तो इस दूसरे सवाल में आपको करनी ही करनी है, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। ए का मान कितना है 336 है, ए का मान 336 है, बी का मान कितना है 54 54 है, एलसीएम कितना आया 3024 आया, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 6 है। इधर भी गुणा करके देखना है और उधर भी, दोनों तरफ गुणा करके देख लेना है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 18,144 आएगा। इधर इधर कितना आएगा, तो इधर भी 18,144 ही आएगा, उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, तो 18,144 ये हमारा एलएचएस है और ये हमारा आरएचएस है। एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंस प्रूव, इसका मतलब अपने उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये हुआ हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट। इसी तरह से हम सवाल नंबर 3 को कर लेते हैं। तो ये है आपके सामने सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल ले रहे हैं हम इसमें 12, 15 और 21, 3 संख्या है। 12 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 में 3 का 1 बार। 15 के टुकड़े करेंगे तो 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का 1 बार जाएगा। 21 में 3 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 में 7 का 1 बार जाएगा। तो ये हमने टुकड़े कर लिए 12, 15 और 21 के, इनको यहाँ पे लिख लेंगे। 12 के टुकड़े क्या क्या हुए, 12 के टुकड़े हुए 2 की घात 2 और 3 की घात 1। 15 के टुकड़े क्या हुए, तो 15 के टुकड़े करेंगे 3 की घात 1 और 5 की घात 1। 21 की क्या टुकड़े हुए, तो 21 के टुकड़े हो जाएंगे 3 की घात 1 और 7 की घात 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसकी छोटी घात लेते हैं। कॉमन क्या है, केवल ये 3 कॉमन है और कोई कॉमन इसमें है नहीं, तो ये वाला 3 इसमें कॉमन है, तो उसकी छोटी घात 1 है, तो 3 की घात 1 यानी कि 3 उत्तर आ जाएगा। इसका एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो कॉमन है उसकी बड़ी घात लेंगे। कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 की घात बड़ी 1 ही है, तो 3 लिख लेंगे। फिर बचा हुआ 2 है, तो 2 की घात 2 मतलब 4 हो जाएगा। फिर बचा हुआ 5 है, फिर बचा हुआ 7 है। इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 7 छंग 42, 420 उत्तर आएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों इस प्रकार से आपको इसमें ज्ञात करना है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 ये तीनों ही संख्या आपके प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, तो इसमें इन्हीं का भाग जाएगा।
सेकंड नंबर हमारा है 17, 23 और 29, तीनों ही नंबर है। 17, 23 और 29 ये तीनों ही आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 17 को तो क्या लिखेंगे, 17 ही लिखेंगे। 17 को लिखेंगे 17 की घात 1, ठीक है। और इसको मैं टुकड़े करके ही बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप 17 में लिखेंगे 17, एक बार भाग जाएगा। इसी प्रकार से 23 में 23 का भाग देंगे तो वो एक बार चला जाएगा, और 29 में 29 का भाग देंगे तो वो एक बार चला जाएगा। सारे आपके अभाज्य संख्या हैं। तो इनका आपको ज्ञात करना, सबसे पहले HCF क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए इनमें क्या कॉमन है, 17, 23 और 29 में इसके गुणनखंड में क्या कॉमन है। एक नज़र में देखोगे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो कुछ चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगी। वो क्या है, ये एक जो है वो सब में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको इसका HCF पूछें, ठीक है, अभाज्य संख्या है इनका HCF पूछें, इससे एक बहुत बड़ी आपके कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब भी अभाज्य संख्याओं का HCF पूछें तो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे अभाज्य संख्याओं का HCF, अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, यहाँ लिख लेंगे HCF 1 होता है, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ये हो जाएगा। अब इसका LCM भी निकालना है। LCM निकालने के लिए आपको कॉमन तो कुछ है नहीं, तो बच्चे भी सबको गुणा कर देंगे। तो एक को तो गुणा करेंगे वही नंबर आएगा, सबको गुणा कर देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29। तो एक चीज़ आपके और समझ में आई होगी कि HCF में तो जो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहाँ पे एक कॉमन आ जाएगा, लेकिन LCM में क्या होगा, जो अभाज्य संख्या है इन सभी का गुणा कर देंगे तो इसका LCM आ जाएगा। तो सभी अगर अभाज्य संख्या तो गुणा सीधा ही कर देंगे 17, 23 और 29 का। तो 17, 23 और 29 का गुणा करेंगे तो यह आएगा आपकी 11,339, 11,339। बस ये आपका फाइनल आंसर है। इसी प्रकार से एक और सवाल आपका, ये तीसरा सवाल 8, 9 और 25। तो तीसरे सवाल को भी हम यहाँ कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। 8 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार, 2 में 2 का 1 बार। 9 के करेंगे तो 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। 25 के करेंगे तो 25 में 2 का 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। सबको यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 3। 9 को क्या लिखेंगे, 3 की घात 2। 25 को क्या लिखेंगे, 5 की घात 2। 8, 9 और 25 लिख लिया। अब लिखेंगे इनका HCF। क्या इसमें और कोई कॉमन है? जब कोई कॉमन नहीं दिखता हो तो हमारा एक है वो सब जगह पे विद्यमान होता है, वो जिंदाबाद होता है। तो 1 लिखेंगे, HCF 1 हो जाएगा। LCM कितना आएगा? जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो बाकी बची हुई संख्या को गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा 2 की घात 3, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। तो 2 की घात 3 वो हो जाएंगे आपके 8, 9 और 25। 8 इंटू 9 इंटू 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, 8 200, 2 में 18, तो उत्तर आ जाएगा इसका 1800। तो गुणा करेंगे तो इसका जो फाइनल उत्तर आएगा वो LCM में कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। तो HCF 1 आया और LCM 1800 आए। तो इस प्रकार से आपको तीसरे सवाल के तीनों ही सवाल हल कर लेने हैं। तो ये 3 सवाल हमने किए, पहला, दूसरा और तीसरा। उम्मीद करता हूँ कि तीनों सवाल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब आगे के सवाल और आसान है, बस मेन आपके यही सवाल थे, ये आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल है। एक और चौथा सवाल है वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि 306, 657 इनका HCF 9 दे रखा है, इनका LCM ज्ञात करना। अब इसमें कोई विधि नहीं लगानी, अब आज गुणनखंड नहीं करना है, आपको वही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर A इंटू B करना है। तो यहाँ पर A बराबर कितना है, तो A बराबर आपको दे रखा है 306। B बराबर कितना है, तो B बराबर है 657।
एलसीएम क्या है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ बराबर हमें दे रखा है 9 और इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी लगाएंगे। तो a इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। जो दे रखा है उनका मान लिख लेंगे। a बराबर कितना है, तो 306 है। b बराबर कितना है, तो 657 है। बराबर में एलसीएम कितना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ हमें दे रखा है 9। जो ज्ञात करना होता है उसको अकेला करते हैं। इस 9 को बराबर से इधर ले आएंगे, तो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या बचेगा, 306 इंटू 657 बटे में 9 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 306 इंटू 657 और बटे में 9 आ जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम का मान ज्ञात करने के लिए 9 का भाग दे देंगे, 306 में चला जाएगा। 9 का भाग 657 में भी चला जाएगा। जोड़ करके देख लेना, जो नियम 3 के लिए लागू होता है वही नियम 9 के लिए भी लागू होता है। जोड़ में 9 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जोड़ में 9 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 306 की जोड़ करो, 3 + 0 + 6 जोड़ करो, 3 6 9 हो जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा। 657 6 और 5 11 और 7 18 हो रहे हैं। 18 में 3 का भाग चला, 6 का भाग 9 का भाग चला जाएगा। तो इसमें भी ये जो 9 का भाग चला जाएगा। तो 9 का भाग दे देंगे, 9 7 63, 9 7 63, बचेंगे 2 27, 9 3 27। कितनी बार कटा ये कट गया हमारे 73 बार। तो अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे लिख लेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, इधर तो बचा 306, इधर बचे 73। तो 306 इंटू क्या बचेंगे 73, 73। दोनों को गुणा करेंगे तो 22,338 इसके फाइनल उत्तर मिलेंगे। बहुत ही आसान सवाल है और बार बार ये पूछा भी जाता है। तो ये फिक्स उत्तर इसकी 22,338। तो इसका एलसीएम कितना आया, 22,338 आया। ये इसका क्या है, आंसर है। तो आपको भी इसी प्रकार से आंसर ज्ञात कर लेना है। तो ये सारी पीडीएफ वगैरह आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने ऐप को भी डाउनलोड कर लेना और अपनी इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में अपनी कक्षा के बाकी बच्चों को भी बताना। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसमें आप प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। आपके डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल है, 5वां सवाल है ये कि क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा उदाहरण नंबर फर्स्ट भी है, सेम सवाल है, केवल ये नंबर चेंज है, क्या 4 और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो क्या ये n का मान यहाँ पे प्राकृत संख्या है वो कभी भी 0 पर समाप्त होगा। तो आप लिख के देख लेना। वैसे तो आप प्रैक्टिकल करके भी चेक कर सकते हैं। और 0 पर समाप्त कब होता है, जब संख्या है जो 2 × 5 के रूप में हो, ठीक है, इसकी घात हो। तो 2 × 5 के रूप में अगर आपकी संख्या दे रखी है तो वो संख्या हमेशा 0 पे समाप्त होती है, क्योंकि इनका जो गुणा करें तो 5 दूनी 10 आता है। अब यहाँ पे इसकी घात 1 है तो वो 10 हो जाएगा, घात 2 है तो 100 हो जाएगा, घात 3 है तो वहाँ यहाँ पे 1000 हो जाएगा, घात 4 है तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या 0 पे समाप्त होगी। तो इसके 6 के टुकड़े करके देखेंगे। 6 के टुकड़े अगर 2 और 5 आते होंगे गुणा के रूप में तो हमारी जो संख्या है वो 0 पे समाप्त होगी। अगर नहीं आता है तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको हल करेंगे। क्या हल करेंगे इसमें, ये जो 6 की घात n है, 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 6 की घात n का तो नहीं कर सकते, लेकिन 6 का कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 3 होते हैं। और उसकी घात कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम साफ साफ देखते हैं तो 2 तो हैं, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह पे 5 होने चाहिए, तभी ये 0 पे समाप्त होता है। 2 3 तो 6, कभी भी हम घात बढ़ाते जाएंगे ये 6 आता जाएगा हमेशा। तो ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो कोई जो प्राकृत संख्या है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कोई प्राकृत संख्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
तो देखो कोई भी प्राकृत संख्या अगर शून्य पे समाप्त होती है तो उसका जो गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड वो 2 × 5 के घात के रूप में आपके रहेगा। तो यहाँ पर 2 × 5 के रूप में नहीं है, ये 2 × 3 के रूप में है, तो ये हमारा 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे समाप्त नहीं होगा। तो बस यही इसका फाइनल उत्तर होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आप उत्तर चेक करके भी देख सकते, जैसे 6 की घात 1 लिखेंगे तो 6 आएगा, 6 की घात 2 लिखेंगे तो 6 × 36 आएगा, 6 की घात 3 लिखेंगे तो 6 × 36, 36 को 6 से करेंगे तो 216 आएगा। कुल मिला के लास्ट में देखो क्या आ रहा है, बस 6 ही आते जा रहे हैं, इसके लास्ट में कभी 0 आएगा ही नहीं। बस आपको ये इसमें बताना था। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने ये करके बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 बाज्य संख्या हैं और क्यों। तो आपको बाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बाज्य संख्या क्या होती है उसकी पहले परिभाषा यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आपको आगे ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो ये आपको मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख ली कि बाज्य संख्या क्या होती है। बाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक और खुद के अलावा अन्य गुणनखंड और होते हैं, एक तथा स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड हो। ठीक है, अन्य और गुणनखंड हो। ठीक है, और गुणनखंड हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन बाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि 2 के अलावा अगर 2 ही गुणनखंड है तो अबाज्य हो जाएगी, और 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर वो आपके बाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसमें आपके जो अबाज्य संख्या वो 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, 11, 13, 17। इसमें देखो बीच में हमने 9 को नहीं लिया क्योंकि 9 बाज्य संख्या है। 9 के टुकड़े करेंगे तो 9 के टुकड़े क्या क्या होंगे, 9 के टुकड़े 1 हो जाएगा, 9 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 9 का भाग जाता है। इसमें 3 टुकड़े हैं, तो इसलिए ये आपके बाज्य संख्या हैं। तो 1 और 9 के अलावा इसमें 3 का भाग जाता है, इसलिए 9 एक बाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने 8 नहीं लिया इसमें। 8 में देखो कौन कौन है, तो 8 में एक तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। तो 1 और 8 के अलावा, इन 2 टुकड़ों के अलावा और भी इसके गुणनखंड है, 2 और 4 का भी भाग इसमें जाता है, इसलिए 8 एक बाज्य संख्या है, न कि अबाज्य संख्या। तो फिर हमने 2 को क्यों शामिल किया इसमें, तो 2 को अबाज्य संख्या में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि 2 के केवल 2 ही टुकड़े होते हैं, एक तो 1 होता है और एक 2 होता है। तो फिर इसमें 1 को शामिल क्यों नहीं किया, तो 1 का केवल 1 ही टुकड़ा होता है, और अभाज्य गुणनखंड के लिए संख्या के लिए 1 टुकड़ा होना ज़रूरी नहीं है, उसमें 2 टुकड़े होना ज़रूरी है, यानी कि 2 गुणनखंड होना ज़रूरी है, एक तो 1 और एक वो स्वयं। तो इसमें 1 भी यही है और स्वयं भी यही है, इसलिए इसका 1 ही माना जाएगा इसको, और ये आपके अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या फिर आपका दिमाग में प्रश्न आता होगा, तो क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है तो भाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं, एक भाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या के लिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, या तो उसके 3 टुकड़े हो या फिर 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 4, 5, 10, 15 जो भी, लेकिन कम से कम उसके 3 टुकड़े तो होने चाहिए अभाज्य संख्या के लिए, और अभाज्य संख्या के लिए 2 ही टुकड़े होते हैं। तो अब आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। इसका फर्स्ट वाला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है इसमें आपके छठे का पहला है 7 × 11 × 13 + 13। इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो ये तो गुणा में है और ये प्लस में है, तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें 13 इसमें भी और 13 इसमें भी, तो हम क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 × 11 और 13 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 बचेगा, क्योंकि बाहर निकालने का मतलब इसमें भाग दे रहे हैं, तो ये बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 13 × 11 7 77, ये हो जाएगा 77 + 1 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो 13 × 77 और 1 78। तो यहाँ पर देखो इस संख्या के 2 टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इस संख्या के 2 टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं 13 और 78, और 1 का भाग तो इसमें जाएगा ही जाएगा, यानी कि 1 के अलावा अन्य 2 गुणनखंड है इसके, 2 टुकड़े और हैं इसके, इसलिए ये एक बाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा
यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि यह संख्या इस संख्या के एक के अलावा और दो अन्य गुणनखंड हैं। इस संख्या के एक के अलावा दो गुणनखंड यानी कि 13 व 78 भी गुणनखंड हैं। अतः 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे इसमें भाज्य संख्या है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है, इसमें भी कॉमन लेना और केवल लिखना है इसमें। तो सेकंड वाले को भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सेकंड वाला है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 5। इसमें क्या कॉमन है? जिसमें 5 कॉमन है तो हम 5 बाहर निकाल लेंगे। तो 5 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 1। 5 बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा। इन सबको यहाँ पे गुणा करेंगे तो इन सब का गुणा आएगा 1008। तो 5 × 1008 प्लस 1 जो कितना हो जाएगा 5 × 1009 हो जाएगा। तो इसमें भी सेम ही लिखना है, यही संख्या लिखनी है कि इसमें इस संख्या के एक के अलावा 13 और 78 गुणनखंड है, इसके 5 और 109 गुणनखंड है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे इस संख्या की, यानी कि संख्या कौन सी है वो 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 वाले के, इस संख्या के एक के अलावा 5 व 1009 भी गुणनखंड है, 9 भी गुणनखंड है। अतः 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो ये हमने सवाल नंबर 6 तक कर लिया। अब हमें लास्ट सवाल और बचा हुआ है, वो भी हम इसमें निपटा देते हैं, फिर आपकी 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। और देखो आपको इसकी पूरी पीडीएफ, इन सभी सवालों की जो पूरी पीडीएफ है जो मैंने आपकी सोल्व करवाई, ये सभी जो सवाल मैंने सोल्व करवा रखे हैं, इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है उसमें मिलेगी आपको। और आप अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर भी आपको समय समय पर इसकी पीडीएफ वहाँ पे मिलती रहेगी। तो विशेष तौर पर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलेगी अपने ऐप के अंदर। ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। और आपने अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लिया होगा और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में अपनी क्लास के सभी बच्चों को ज़रूर बताना, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी इसका जो फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम इसका लास्ट सवाल है वो कर लेते हैं। लास्ट सवाल आपके सामने इस प्रकार से है, और मैं आपको पूरी प्रश्नावली, पूरी किताब के जो सवाल हैं वो सारे आपको इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसी प्रकार से आपको पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ के लिए आप अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लें और अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो एक चक्कर में सोनिया को कितना समय लगता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें एक चक्कर में सोनिया कितना समय लेती है, 18 मिनट लगते हैं। तो एक चक्कर में सोनिया कितना समय लेती हैं, सोनिया लेती हैं 18 मिनट। ठीक है, एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और रवि को कितने लगते हैं, एक चक्कर में रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो आप कमेंट करके बताना कि इन दोनों में तेज़ कौन चल रहा है, तेज़ कौन दौड़ रहा है। कमेंट करके बताओ
कि कौन इन दोनों में तेज़ चल रहा है, रवि और सोनिया। रवि को 12 मिनट लग रहे, सोनिया को 18 मिनट लग रहे। तो आप कमेंट करके बताओ कि दोनों में से तेज़ कौन चल रहा है। 12 मिनट लगते हैं। जब ऐसा सवाल आ जाए, मान लो किसी ट्रैफिक आपको जो लाइट की बात करें या फिर घंटियों की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए आप एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं। मान लो 3 घंटियाँ हैं, घंटी ए, घंटी बी और घंटी सी। घंटी ए 5 सेकंड में बजती हैं, घंटी बी 10 सेकंड में बजती हैं, घंटी सी 15 सेकंड में बजती हैं। सुबह ये 6 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो वापस कितनी समय बाद है जो एक साथ बजेगी। तो ये ऐसे आपके जो सवाल है वो पूछे जाते हैं, तो उसमें एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। नवोदय की परीक्षा दी होगी आपने, तो उसमें ऐसे सवाल आए होंगे आपके। तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 और इसमें 18 का क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो वे दोनों यानी कि रवि व सोनिया, रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे? तो एक ही स्थान पर इन दोनों के एलसीएम में जितना समय लगेगा आएगा उसके बाद मिलेंगे। तो स्थान पर एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम आपके 18 प्लस या 12 व 18, ठीक है, मिनट बाद मिलेंगे, मिनट बाद मिलेंगे, ये आपको इसमें लिख लेना है। तो इतने मिनट बाद वापस मिलेंगे। तो आपको 12 और 18 का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 12 के टुकड़े कर लेते हैं और 18 के भी टुकड़े कर लेते हैं। 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, 6 में 3 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। 18 में 2 का भाग देंगे, वो 9 बार जाएगा। 9 में 3 का देंगे 3 बार जाएगा, 3 में 3 का 1 बार जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करवा रखा है, आपको स्कूलों में इस प्रकार से नहीं करवाया जाएगा, डायरेक्ट आपको लिखाएंगे। स्कूलों में लिखवाएंगे 12 को क्या लिखते हैं, तो वो लिखवाएंगे 12 को लिखते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 1। 18 को क्या लिखते हैं, तो 18 को लिखते हैं 3 की घात 1, तो 2 की घात 1 और 3 की घात 2। बस वो सीधा ऐसे लिखवाएंगे आपको और सीधा सवाल करवा देंगे। फिर हमें क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का, कितना आ जाएगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी घात लिखते हैं। कॉमन कौन है, 2 हैं, 3 है, 2 की बड़ी घात 2 है, 3 की बड़ी घात 2 है, 2 की घात 2 4 होते हैं, 3 की घात 2 हमारे इधर तो 9 होते हैं। आपके उधर कितने होते हैं कमेंट करके बताना। 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मान लो कि दोनों सुबह 7 बजे दौड़ना शुरू करते हैं। कितने बजे, सुबह दोनों 7 बजे दौड़ना शुरू करते हैं। कितने बजे, 7 बजे, ठीक है। सुबह दोनों 7 बजे दौड़ना शुरू करते हैं, तो वापस कितनी बजे दोनों उसी स्थान पर मिल जाएंगे जिस स्थान से दोनों ने चलना शुरू किया था। इस ऐसे सवालों में आपको एलसीएम निकाल करके आपका जो समय वो निकाला जा सकता है। तो कमेंट करके इसका उत्तर आप ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन आपके लिए और देता हूँ। ट्रैफिक लाइट जो होती हैं उसमें 3 तरह की लाइट होती हैं। आपको तीनों लाइटों का पता होगा, जैसे रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। स्टॉप, सी और गो। इसका तो मतलब रेड का मतलब होता है स्टॉप, इसका मतलब होता है सी, उसका होता है गो। ये लाल, पीली और हरी 3 तरह की ट्रैफिक लाइट चलती हैं। तो एक चौराहे पर 3 ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। लाल रंग की जो ट्रैफिक लाइट है वो 10 सेकंड में चमकती हैं। येलो कलर की जो ट्रैफिक लाइट है वो 5 सेकंड में चमकती हैं। और ये जो ग्रीन वाली है वो आपके 15 सेकंड में चमकती हैं। ग्रीन वाली 15 सेकंड में चमकती हैं। तो कमेंट करके बताना कि मान लो ये दोनों सुबह जो 6 बजे एक साथ चमकती हैं, 6 बजे एक साथ चमकती हैं, तो वापस कितने समय बाद में एक साथ चमकेगी, ये करके बताना। एक 3 घंटियाँ दे रहा हूँ मैं आपको ABC। एक 10 मिनट में बजती है,
दूसरी 15 मिनट में बजती है, तीसरी 20 मिनट में बजती हैं। ये तीनों घंटियाँ सुबह एक साथ शुरू होती हैं। सुबह लगभग ये 8 बजे बजना शुरू कर देती हैं। कितनी बजे? 8 बजे सुबह एक साथ बजती हैं। तो वापस तीनों घंटियाँ एक साथ कितनी बजे बजेगी, वो उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्नावली थी 1.1 जिसको हमने पूरा सोल्व किया। ये सारे PDF वगैरह आपको ऐप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप उनको ज्वाइन कर लें। PDF वगैरह सारी चीज़ आपको उसमें अवेलेबल मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली प्रश्नावली आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। एक सवाल आप इसमें देखो, इस प्रश्नावली से आपके 2 नंबर तो कंप्लीट हो गए। एक सवाल आपकी 1.2 प्रश्नावली का आता है, वो 2 नंबर का आता है सिद्ध करने वाला, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लेना। और पूरी प्रश्नावली इसी प्रकार से आपको समझाइए तो आपकी पूरी सिलेबस है वो आपको इसी प्रकार से करवाया जाएगा। ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको आप ज्वाइन करें और अपने साथियों को भी बता सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी प्रकार से सारी चीज़ें और भी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड संबंधित जो चीज़ें होगी आपको टेस्ट सीरीज में मिलती रहेगी, और PDF वगैरह सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम तक इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये प्रश्नावली पूरी समझ में आ गई होगी। मैंने एग्जाम्पल और आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इसमें करवा दिए हैं, सिवाय पहले क्वेश्चन को छोड़ के। पहला क्वेश्चन और आपका जो वो एक और क्वेश्चन था वो आपके सेम ही था, तो इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया। बाकी सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। PDF के लिए आप हमारा ऐप और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, और ऐप के अंदर जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको ये साथ में मिलेगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अपना जो अमूल्य फीडबैक है वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।